मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित सिन्हानिया टावर्स की 50वीं मंजिल से अरब सागर का नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। यह ऑफिस था विक्रम आदित्य सिंघानिया का, जिनकी कंपनियों का टर्नओवर कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा था। 55 वर्षीय विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठे बाहर देख रहे थे। उनके पीछे एक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल थी, जिस पर 12 लोग बैठे थे, सूट बूट में सजे धजे बोर्ड मेंबर्स। कमरे में एसी की हल्की गुनगुनाहट के अलावा सन्नाटा था। सर, अगर हम इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे देते हैं, तो अगले तिमाही में हमारा मुनाफा 200% बढ़ा जाएगा, मार्केटिंग हेड ने उत्साहित होकर कहा। विक्रम घूमे। उन्होंने कोई इटालियन सूट नहीं, बल्कि एक साधारण सफेद खादी का कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था। पैरों में चमड़े की पुरानी लेकिन साफ सैंडल थीं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो तनावपूर्ण माहौल में भी ठंडक घोल देती थी। और जिन किसानों की जमीन हम ले रहे हैं, उनका क्या? विक्रम ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में पूछा। सर, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। कानूनी तौर पर हम सही हैं, वकील ने जवाब दिया। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और पानी का जग खुद उठाकर गिलास में पानी डाला। किसी भी असिस्टेंट को उन्होंने पास आने का इशारा नहीं किया। कानूनी तौर पर सही होना और नैतिक रूप से सही होना दो अलग बातें हैं। मुनाफा जरूरी है, लेकिन किसी की छत छीनकर नहीं। यह प्रोजेक्ट रद्द समझा जाए। हम वहां फैक्ट्री नहीं, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और अस्पताल बनाएंगे। जमीन लीज पर लेंगे, खरीदेंगे नहीं, ताकि मालिकाना हक किसानों का ही रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह करोड़ों का नुकसान था, लेकिन विक्रम के लिए यह इंसानियत का सौदा था। मीटिंग खत्म हुई। विक्रम ने अपनी पुरानी कलाई घड़ी देखी, जो उनके पिता की निशानी थी। लंच का समय हो गया था। जहां उनके अधिकारी 5 स्टार होटलों से खाना मंगवाते थे, विक्रम ने अपने बैग से स्टील का एक टिफिन निकाला। उसमें घर की बनी 2 रोटियां, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी और दाल थी। यही विक्रम की पहचान थी। उनके पास दुनिया खरीदने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरतों को कभी भी अपनी हैसियत पर हावी नहीं होने दिया। उनका मानना था, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं, ज्ञान नहीं। और पैसे से ओहदा खरीदा जा सकता है, मान नहीं। उस रात विक्रम अपने विशाल बंगले शांति कुंज के बगीचे में टहल रहे थे। उनका घर महल जैसा था, लेकिन उनका निजी कक्ष किसी आश्रम से कम नहीं था। वहां एक साधारण बिस्तर, किताबों से भरी अलमारी और एक पुरानी लिखने की मेज थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आज की मीटिंग में उन किसानों का जिक्र आया था और उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उनका बचपन गरीबी में बीता था। उनके पिता एक मिल मजदूर थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज वह अरबपति थे, लेकिन क्या वह वास्तव में खुश थे? उन्हें लगा कि वह अपनी जड़ों से कट रहे हैं। उनकी संस्था, सिंघानिया फाउंडेशन, हर साल करोड़ों रुपए गांवों के विकास के लिए देती थी। लेकिन क्या वह पैसा सही जगह पहुंच रहा था? क्या वास्तव में बदलाव आ रहा था? कागजों पर सब हरा भरा था, लेकिन विक्रम का मन कह रहा था कि हकीकत कुछ और है। उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी सुरक्षा टीम को पागल कर देता, अगर उन्हें पता चलता। अगले दिन विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। मैं अगले 15 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जा रहा हूं। मेरा फोन बंद रहेगा। कोई इमरजेंसी हो तो ही मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क किया जाए, जो सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन मुझे परेशान न किया जाए। यह झूठ नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं था। विक्रम विपश्यना के लिए नहीं, बल्कि अपने ही द्वारा गोद लिए गए एक दूर दराज के गांव रामपुर जा रहे थे। लेकिन विक्रम सिंघानिया बनकर नहीं, बल्कि एक आम आदमी, विजय बनकर। विक्रम ने अपना भेष बदल लिया। उन्होंने एक पुराना झोला उठाया, साधारण कपड़े पहने, आंखों पर एक मोटा चश्मा लगाया और अपनी सफेद दाढ़ी को थोड़ा और बेतरतीब कर लिया। उन्होंने अपनी लग्जरी कारों का काफिला छोड़ा और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ओर एक टैक्सी ली। स्टेशन की भीड़, शोर और पसीने की गंध, यह सब विक्रम के लिए एक भूली हुई दुनिया थी। उन्होंने जनरल डिब्बे का टिकट लिया। ट्रेन में चढ़ना अपने आप में एक युद्ध था। धक्का मुक्की के बीच उन्हें एक कोने में जगह मिली। उनके सामने एक मजदूर बैठा था, जो अपने परिवार के लिए शहर से कुछ खिलौने ले जा रहा था। काका, कहां जा रहे हो? मजदूर ने पूछा। बस बेटा, गांव जा रहा हूं। कुछ दिन शांति की तलाश में, विक्रम, विजय ने मुस्कुराकर कहा। सफर लंबा था।
उस 12 घंटे के सफर में विक्रम ने वह सीखा जो पिछले 12 सालों में बोर्डरूम में नहीं सीखा था। उन्होंने लोगों की छोटी छोटी खुशियां और बड़े बड़े दुख देखे। उन्होंने देखा कि कैसे एक आदमी अपनी पूरी कमाई एक बीमार बच्चे के इलाज में लगा देता है और फिर भी मुस्कुराता है। जब वह रामपुर स्टेशन पर उतरे तो धूल उड़ रही थी। ये वह गांव था जिसे सिंघानिया फाउंडेशन ने मॉडल विलेज बनाने का वादा किया था। कागजों पर यहां पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली और एक आधुनिक स्कूल था। लेकिन स्टेशन से बाहर निकलते ही विक्रम को झटका लगा। सड़क टूटी हुई थी, जगह जगह गड्ढे थे। जिस टेम्पो में वह बैठकर गांव के अंदर जा रहे थे, वह हिचकोले खा रहा था। सड़क तो बहुत खराब है, विक्रम ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर हंसा। अरे काका, आप नए हो क्या? ये तो कागजी सड़क है। शहर से पैसा आता है लेकिन ठेकेदार और नेताजी के पेट में चला जाता है। कहते हैं सिंघानिया सेठ मुंबई से पैसा भेजते हैं, पर वो पैसा यहां तक आते आते चिल्लर बन जाता है। विक्रम का दिल बैठ गया। उनकी कमाई, उनकी मेहनत का पैसा, जिसे वह समाज सेवा समझ रहे थे, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। वह अभी जांच करने आए थे, सजा देने नहीं। गांव में विक्रम ने एक सराय में शरण ली। उन्होंने खुद को एक रिटायर्ड क्लर्क बताया जो पुराने मंदिरों पर किताब लिख रहा है। इस बहाने वह पूरे गांव में घूम सकते थे। अगले दिन वह गांव के स्कूल पहुंचे। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी। सिंहानिया ब्लॉक नाम की एक तख्ती लगी थी जो टेढ़ी थी। वहां उनकी मुलाकात मास्टर दीनानाथ से हुई। दीनानाथ एक 60 वर्षीय व्यक्ति थे जिनका कुर्ता कई जगह से रफ्फू किया हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वह पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे क्योंकि स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर चुका था। नमस्ते मास्टर जी, विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। आइए, आइए, बैठिए। मास्टर जी ने एक टूटी कुर्सी की ओर इशारा किया, लेकिन विक्रम जमीन पर बच्चों के साथ बैठ गए। स्कूल की इमारत तो बड़ी है, फिर आप बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं? विक्रम ने पूछा। मास्टर जी ने एक गहरी सांस ली। भाई साहब, इमारत तो खड़ी कर दी ठेकेदार ने, लेकिन सीमेंट की जगह रेत लगाई। पहली ही बारिश में छत टपकने लगी। अब तो डर लगता है कि कहीं बच्चों के ऊपर न गिर जाए। कई बार शिकायत की, शहर में अर्जी भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन सुना है सिंहानिया फाउंडेशन इसके लिए पैसा देता है। विक्रम ने कुरेदा। मास्टर जी कड़वाहट से मुस्कुराए। सिंघानिया जी तो देवता आदमी हैं, सुना है बहुत दान करते हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले गिद्ध हैं। वो सोचते हैं कि सेठ जी कभी यहां आएंगे थोड़ी। हम गरीब लोग हैं साहब, हमारी आवाज मुंबई के कांच के महलों तक नहीं पहुंचती। विक्रम के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उन्हें अपने सिस्टम पर शर्म आ रही थी। उन्होंने तय किया कि वह यहीं रुकेंगे और मास्टर जी की मदद करेंगे, लेकिन पैसे से नहीं, श्रम से। अगले एक हफ्ते तक विक्रम रोज स्कूल जाते। उन्होंने मास्टर जी के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। विक्रम, जो करोड़ों के चेक साइन करते थे, अब ईंटें उठा रहे थे और गारा बना रहे थे। शाम को वह मास्टर जी के घर जाते। मास्टर जी का घर बहुत छोटा था। खाने में सिर्फ नमक और रोटी होती थी, लेकिन जिस प्यार से मास्टर जी उन्हें खिलाते, वह स्वाद विक्रम को 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं मिलता था। विजय भाई, एक रात मास्टर जी ने कहा, तुम शहर के लगते हो, पढ़े लिखे हो, फिर यहां धूल मिट्टी में क्यों खप रहे हो? विक्रम ने आसमान की ओर देखा। मास्टर जी, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, लेकिन सुकून नहीं कमा पाया। यहां पसीना बहाकर जो नींद आती है, वो वहां नहीं आती। आप लोग असली अमीर हैं। समय बीतता गया। विक्रम गांव वालों के साथ घुल मिल गए थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। मानसून पहले आ गया। इस बार बारिश कहर बनकर टूटी। लगातार 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। गांव के पास बहने वाली नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। एक रात अचानक शोर मचा। बाढ़, बाढ़ आ गई। बांध का एक हिस्सा टूट गया था। पानी गांव में भरने लगा। अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सामान छोड़कर ऊंचे टीले की तरफ भागने लगे। विक्रम मास्टर जी के घर पहुंचे। मास्टर जी अपनी दिव्यांग पत्नी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी चलिए। विक्रम ने मास्टर जी की पत्नी को अपनी पीठ पर लादा और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़े। गांव का स्कूल, जो थोड़ा ऊंचाई पर था, वहां सब शरण लेने पहुंचे। लेकिन स्कूल की पुरानी छत, जिसे अभी पूरी तरह ठीक नहीं किया गया था, वह बारिश के जोर से चरमराने लगी।
तभी एक भयानक आवाज हुई। स्कूल का एक हिस्सा जहां बच्चे बैठे थे ढह गया। चीख पुकार मच गई। विक्रम मलबे की ओर दौड़े। उन्होंने पागलों की तरह ईंटें हटानी शुरू की। गांव वाले भी मदद को आए। दो बच्चों को चोट आई थी, लेकिन एक बच्चा, जिसका नाम राजू था, मलबे के नीचे बुरी तरह दब गया था। राजू को बाहर निकाला गया, लेकिन वह बेहोश था। उसके सिर से खून बह रहा था। गांव का छोटा सा डिस्पेंसरी पानी में डूब चुका था। निकटतम अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और रास्ते बंद थे। इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, वरना यह नहीं बचेगा, गांव के वैद्य ने कहा। लेकिन कैसे? सड़कें बंद हैं, गाड़ियां नहीं जा सकती, सरपंच ने हताशा में कहा। मास्टर जी रो रहे थे। राजू उनका सबसे होनहार छात्र था। विक्रम ने राजू की नब्ज टटोली। वह डूब रही थी। यह वह पल था जब विजय को जाना था और विक्रम, आदित्य सिंघानिया को लौटना था। विक्रम एक कोने में गए। उन्होंने अपने झोले की गुप्त जेब से अपना सैटेलाइट फोन निकाला। यही एक चीज थी जो वह अपनी पुरानी दुनिया से लाए थे। उन्होंने उसे ऑन किया। कनेक्टिंग। स्क्रीन पर ब्लिंक हुआ। विक्रम ने एक नंबर डायल किया। हेलो सर, क्या आप ठीक हैं? उधर से घबराई हुई आवाज आई। यह उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। सुनो, मुझे तुरंत एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर चाहिए। लोकेशन में भेज रहा हूं। रामपुर गांव। सिचुएशन क्रिटिकल है। 30 मिनट के अंदर। और हां, डीएम और लोकल प्रशासन को भी खबर कर दो कि मैं यहां हूं। मुझे रिलीफ टीम चाहिए, अभी। विक्रम की आवाज में वह अधिकार था जो सेनापतियों में होता है। जी सर, 20 मिनट में चॉपर वहां होगा। विक्रम वापस भीड़ में आए। चिंता मत करो मास्टर जी, मदद आ रही है, विक्रम ने कहा। कैसे आ रही है? सड़क तो बंद है, मास्टर जी ने रोते हुए कहा। आसमान से, विक्रम ने ऊपर इशारा किया। ठीक 20 मिनट बाद बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। गांव वाले डर गए। उन्होंने जिंदगी में कभी हेलीकॉप्टर इतने पास से नहीं देखा था। हेलीकॉप्टर स्कूल के पास के मैदान में उतरा। उसमें से डॉक्टर्स की टीम निकली। पायलट दौड़कर विक्रम के पास आया और सैल्यूट किया। सर, हम तैयार हैं। पूरा गांव सन्न रह गया। वे फटी आंखों से अपने विजय भाई को देख रहे थे। वही विजय भाई जो उनके साथ ईंटें उठा रहे थे। वही जो उनके साथ सूखी रोटी खा रहे थे। डॉक्टर्स ने राजू को स्ट्रेचर पर डाला। मास्टर जी, आप भी साथ चलिए, विक्रम ने कहा। विक्रम ने सरपंच की ओर देखा, जो अब कांप रहे थे। सरपंच जी, जब तक मैं वापस आऊं, बाकी लोगों के खाने और रहने का इंतजाम हो जाना चाहिए। पीछे 2 ट्रक राहत सामग्री लेकर आ रहे हैं। और हां, उस ठेकेदार को कह देना कि विक्रम सिंघानिया उसका हिसाब करने आ रहा है। विक्रम सिंघानिया। यह नाम सुनते ही भीड़ में एक लहर दौड़ गई। यह नाम उन्होंने अखबारों में सुना था, रेडियो पर सुना था। ये तो उनके भगवान थे और वह उनके बीच एक मजदूर बनकर रह रहे थे। राजू की जान बच गई। उसका इलाज मुंबई के सबसे महंगे अस्पताल में हुआ। बाढ़ का पानी उतरने के बाद रामपुर बदल गया। इस बार बदलाव कागजों पर नहीं, जमीन पर था। विक्रम ने अपनी पूरी प्रोजेक्ट टीम को बदल दिया। उन्होंने गांव के विकास का जिम्मा किसी बाहरी ठेकेदार को नहीं, बल्कि गांव की ही एक समिति को दिया, जिसकी अध्यक्षता मास्टर दीनानाथ कर रहे थे। विक्रम ने एक नया नियम बनाया। उनकी कंपनी का हर बड़ा अधिकारी साल में 1 सप्ताह किसी न किसी गांव में जाकर अज्ञात रूप से सेवा करेगा। 3 महीने बाद विक्रम फिर रामपुर आए। इस बार अपने असली रूप में, लेकिन उसी सादगी के साथ। स्कूल की नई इमारत बन चुकी थी, मजबूत, सुंदर और हवादार। उद्घाटन के लिए नेताजी और बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन विक्रम ने फीता काटने के लिए मास्टर जी को आगे किया। यह स्कूल ईंट पत्थर से नहीं, मास्टर जी के पसीने और प्रेम से बना है, विक्रम ने माइक पर कहा। समारोह के बाद विक्रम मास्टर जी के घर गए। मास्टर जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने हमें जो दिया, हम उसका बदला कभी नहीं चुका सकते। विक्रम ने मास्टर जी के हाथ अपने हाथों में लिए। नहीं मास्टर जी, कर्जदार मैं हूं। मैं यहां खाली हाथ आया था, एक भिखारी की तरह जिसे शांति की भीख चाहिए थी। आपने मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझे अपनी सूखी रोटी में से हिस्सा दिया। आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि देने की भावना में है। मेरे पास धन है, लेकिन आपके पास मन है। विक्रम ने उस दिन एक और घोषणा की। उन्होंने अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा एक ट्रस्ट में दान कर दिया, जो सीधे ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेगा, बिना किसी बिचौलिए के।
साल बीतते गए। विक्रमादित्य सिंघानिया बूढ़े हो गए। अब वह ऑफिस कम जाते थे। उनका ज्यादा वक्त रामपुर में उसी स्कूल के पास बने एक छोटे से कुटीर में बीतता था। शहर के लोग कहते थे कि सिंघानिया पागल हो गए हैं। जो आदमी महलों में रह सकता है, वह गांव की धूल में क्यों रहता है? लेकिन विक्रम जानते थे कि वह पागल नहीं, बल्कि पा गए हैं। एक शाम वह स्कूल के बच्चों को कहानी सुना रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, बाबा, आप तो बहुत अमीर थे ना, फिर आप हमारे जैसा साधारण कपड़ा क्यों पहनते हैं? विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक बीज निकाला और उसे जमीन में दबा दिया। बेटा देखो, यह बीज जब तक तिजोरी में बंद रहेगा, यह सिर्फ एक बीज रहेगा। लेकिन जब यह मिट्टी में मिलता है, खाद और पानी के साथ विनम्र होकर जमीन के नीचे दबता है, तभी यह एक विशाल पेड़ बनता है जो सबको छाया और फल देता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर वह अपनी दौलत और अहंकार की तिजोरी में बंद रहेगा, तो वह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। बड़ा बनने के लिए, फलदार होने के लिए, हमें जमीन से जुड़ना पड़ता है, मिट्टी होना पड़ता है। विक्रम का जीवन यही संदेश था। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। असली धन वह है जो खर्च करने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। और वह है प्रेम, सेवा और विनम्रता। जिस दिन विक्रम ने अपनी अंतिम सांस ली, उनके बैंक खाते में अरबों रुपए थे। लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में हजारों ऐसे लोग शामिल हुए जिनकी आंखों में आंसू थे। अखबारों में हेडलाइन थी, अरबपति का निधन। लेकिन रामपुर के स्कूल के बोर्ड पर बच्चों ने लिखा था, हमारे बाबा, हमारे अपने चले गए। और शायद यही वह विरासत थी जिसके लिए विक्रमादित्य सिंघानिया जिए थे। एक अमीर आदमी जो अपनी दौलत से नहीं, अपनी विनम्रता से अमर हो गया। यह कहानी यहीं समाप्त हो गई मेरे चैनल में। इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानी है। उन्हें भी जरूर सुने इस कहानी को। और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।